नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र से खबर है, जहां अभियुक्त अंगद यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी मूशीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जोगेश अर्जित कुल संपत्ति, इसका वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है, 14(1) यानी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग कर ने जानकारी दी है। सुनिए। जनपद आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना सिधारी द्वारा आज अभियुक्त अंगद यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी मूसेपुर थाना सिधारी की प्रॉपर्टी 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कराई गई है। ये रिपोर्ट जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रेषित की गई थी, जिनके आदेश के बाद आज इस जमीन की और इस प्रॉपर्टी की कुर्की की गई है। जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई है उसमें एक मकान जिसकी कीमत लगभग 33,43,000 रुपया है और एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर जिसकी कीमत लगभग 12,000 रुपया है। इस प्रकार से कुल 33.5 लाख की प्रॉपर्टी 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज कुर्क की गई है। जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्तीकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। बधुपुर गांव में अवैध असला दिखाकर इंटरलॉकिंग के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाले के ऊपर कार्रवाई होगी, ये कहना है श्री गौरव शर्मा क्षेत्राधिकारी नगर का। क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें रमेश सिंह बद्दोपुर में अपने निवास के समीप हो रहे इंटरलॉकिंग के कार्य को एक अवैध असला दिखाकर कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा था। इसमें अभियोग पंजीकृत करवाया जा रहा है। अभियोग को पंजीकृत करवा के इसमें कठोर विधिक कार्रवाई करवाई जाएगी। आजमगढ़ की जैनपुर कोतवाली में तैनात शाही रामचरण यादव का बनारस में तबादला हो गया। इनकी तैनाती जैनपुर कोतवाली में 2021 के सितंबर माह में हुई थी, जिसके बाद आज थाने में सभी कर्मचारियों ने मिलकर उनकी विदाई की। इस दौरान मौके पर जैनपुर कोतवाली यादवेंद्र पांडे ने कहा कि शाही रामचरण यादव की कार्यकाल से हम सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रहे, इनका सरल स्वभाव सभी को आकर्षित करता है, सभी से मिलकर काम किया। जैनपुर कोतवाली यादवेंद्र पांडे ने कहा कि चाहे दिवा गश्ती हो या रात्रि गश्ती, राममिलन यादव हर समय ड्यूटी देने को तैयार रहते थे। जूनियर अधिकारियों के बीच अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए वे हमेशा आदर्श बने रहेंगे। विदाई समारोह के मौके पर राममिलन यादव के साथ काम किए लोगों ने उनका उतना उद्धार व्यक्त किया, उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की शुभकामना की। राममिलन यादव ने कहा कि सेवा के दौरान सभी का सहयोग मिला। जैनपुर कोतवाली में मिले प्यार को हम भूल नहीं सकते। फाइलेरिया के उन्मूलन में रीढ़ साबित हो रही आशा। डीएमओ का कहना है, गोविंदपुर गांव निवासी सावित्री 35 वर्ष के मां और पैर में सूजन थी। कभी कभी उनका पैर शून्य भी हो जाता था। धीरे धीरे उनके पैर में सूजन बढ़ने लगी। इस दौरान उनके घर आई आशा कार्यकर्ता माधुरी ने उनकी जांच कराई। जांच में पता चला कि उनको फाइलेरिया है। आशा ने ही उन्हें इस बीमारी के कारण लक्षण, बचाव व उपचार की जानकारी देने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग से दवा की किट भी दिलवाई। समझाया कि दिन या रात जब भी सोएं मच्छरदानी जरूर लगाकर सोएं और पैरों को सफाई नियमित करें। दूसरी बात केस की करें तो भगतपुर के शीला सिंह की यही हाल थी, उनको भी इस तरह के मामले से निपटाया गया। अब आशा उनके घर आकर दवा एवं किट दे रही है। साथ ही घर वालों को समझाया कि घर के आसपास कूड़ा और गंदा पानी जमा नहीं होने दे। ऐसे में 20 आशा कुल केस फाइलेरिया मरीजों की निगरानी कर रही है। साथ ही अपनी क्षेत्र में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए इस रोग से बचाव एवं लक्षण की जानकारी देती है। उन्होंने बताया कि यह रोग मुख्य तौर पर शरीर के 4 अंगों को प्रभावित करता है। इसमें हाथ, पैर, हाइड्रोसिल और महिलाओं का स्तन शामिल है। सिर्फ हाइड्रोसिल वाले मरीजों को ऑपरेशन से राहत मिल सकती है, लेकिन अन्य समस्याओं में व्यायाम और सफाई का काफी महत्व है। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति को सामान्य उपचार के लिए किट उपलब्ध कराते हैं। आजमगढ़ के नगर क्षेत्र में इंडियन बैंक मुख्य शाखा द्वारा बैंक की अर्ण शक्ति के प्रचार प्रसार हेतु एक रोड शो का आयोजन किया गया, जिससे बैंक की स्कीमों के बारे में लोग जान सकें और जागरूक हो सकें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शाखा प्रमुख एहसान सिद्दीकी, बेलेसा शाखा के प्रमुख अंशु मौर्य, इंडियन बैंक कलेक्ट्रेट शाखा के प्रमुख दीपराज सिमोन डिल्लू, जहानागंज के शाखा प्रमुख विकास गुप्ता के साथ अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। ज्ञात हो कि इंडियन बैंक द्वारा 555 दिन के लिए 7.5% ब्याज दर पर बेहतरीन फिक्स डिपॉजिट योजना इन शक्ति नाम से लॉन्च किए हैं। अधिकारियों ने सभी ग्राहक बंधुओं से अपील की है कि जल्द से जल्द अपनी नजदीकी शाखा में जाकर इस योजना का लाभ उठाएं। और ये दिल्ली से खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह के द्वारा आजीवन उम्र कैद की सजायाफ्ता अभियुक्त के हरीक सिंह और राकेश द्वारा संयुक्त रूप से विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। मामला 2 जजों की विशेष खंडपीठ जस्टिस ES बोपन्ना और जस्टिस
हिमा कोहली के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। मामले में सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ के द्वारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता से कई सवाल जवाब किए गए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आजीवन कारावास के फैसले को सही बताकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब न मांगे जाने की बात कही। लेकिन डॉक्टर ए पी सिंह की नई दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अंततः सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ को आजीवन कारावास की सजा को क्यों न खत्म किया जाए पर राज्य सरकार ने से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। विदित रहे कि 25 फरवरी 2009 को हरि सिंह, राकेश, बुद्धिसेन राजू, अमर सिंह, कांति सिंह एवं कमलेश ने जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के होरीलाल, उनकी पत्नी नत्थो देवी एवं उनके जवान पुत्र मनोज कुमार की रात को 12 बजे पड़ोस में एक शादी के शोर शराबे को हथियार बनाकर निर्मम हत्या कर देने का आरोप लगा। मामला धारा 147, 149, 302 और 34 के तहत पंजीकृत हुआ। जनपद कांसीराम नगर के इस गहरे हत्याकांड से प्रदेश भर में भय का माहौल व्याप्त हो गया था और कई महीनों तक घटनास्थल पर पुलिस की छावनी बनी रही तथा सभी अभियुक्त फरार रहे। राज्य पुलिस को सभी की गिरफ्तारी के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद भी भारी दबाव के चलते मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट जिला न्यायालय कांसीराम नगर उत्तर प्रदेश में चलाया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में माना कि अभियुक्त गणों ने अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 व्यक्तियों की नृशंस हत्या की है और यह मामला विरल से विरलतम श्रेणी में आता है क्योंकि अभियुक्त गणों ने पूरे परिवार को ही सोची समझी साजिश के तहत समाप्त करने का कार्य सामूहिक नरसंहार के रूप में किया और इस प्रकार से ऐसे संबंधों की हत्या करने वाले लोगों को जीवन लेने से में कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए और मृत्युदंड का आदेश अपने फैसले में दिया। फांसी की सजा से बचने के लिए सभी 6 अभियुक्तों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील लगाई और 2 जजों की विशेष खंडपीठ जिसमें जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश के समक्ष मामला सूचीबद्ध हुआ, जिसमें एडवोकेट सिंह ने अभियुक्त गणों का बखूबी पक्ष रखा और सभी अभियुक्तों की फांसी की सजा खत्म करके आजीवन कारावास में 14 अगस्त 2015 को परिवर्तित की गई थी और अब आजीवन कारावास सजा को भी खत्म करने के लिए अपने वकील डॉक्टर ए पी सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने अभियुक्त गणों को भारी राहत देते हुए राज्य सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनिए क्या कुछ कहा बातचीत करते हुए डॉक्टर ए पी सिंह ने, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। टिल डेथ मतलब अंतिम सांस तक उम्र कैद में उसको कन्वर्ट किया गया और उसके बाद आज इस मामले में क्योंकि हमने उस उम्र कैद की सजा को यहां चैलेंज किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसके आधार पर आज उत्तर प्रदेश सरकार से इसमें जवाब मांगा गया है और हम चाहते हैं कि इसमें उनको जल्दी से जल्दी रिहा हो। विरलतम था, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट था, लेकिन फिर भी मानवता के, मानव मूल्यों के, ह्यूमन राइट्स के आधार पर, उम्र के आधार पर, इन सब आधारों पर, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, 3 हत्याएं हुई, लेकिन इसमें इन सब जवाब की बात पर जेल में रहना, जेल सजा, ये सब चीजें, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी ये ऐसी आशा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमें उसमें जो आज राहत दी उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए और जल्दी ही हरि सिंह और राकेश जो इस केस में मुख्य अभियुक्त के रूप में हैं उनको न्याय मिल सके और स्पीडी न्याय मिलना भी आवश्यक है। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल भी है और जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड भी है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर हमें आज भी राहत दी है और आगे भी राहत देगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और ये दिल्ली से खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए पी सिंह के द्वारा आजीवन उम्र कैद की सजायाफ्ता अभियुक्त के हरि सिंह और राकेश द्वारा संयुक्त रूप से विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। मामला 2 जजों की विशेष खंडपीठ जस्टिस ES बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। मामले में सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ के द्वारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता से कई सवाल जवाब किए गए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आजीवन कारावास के फैसले को सही बताकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब न मांगे जाने की बात कही। लेकिन डॉक्टर ए पी सिंह की नई दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अंततः सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ को आजीवन कारावास की सजा को क्यों न खत्म किया जाए पर राज्य सरकार ने से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। विदित रहे कि 25 फरवरी 2009 को हरि सिंह, राकेश, बुद्धिसेन राजू, अमर सिंह, कांति सिंह एवं कमलेश ने जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के होरीलाल, उनकी पत्नी नत्थो देवी एवं उनके जवान पुत्र मनोज कुमार की रात को 12 बजे पड़ोस में एक शादी के शोर शराबे को हथियार बनाकर निर्मम हत्या कर देने का आरोप लगा। मामला धारा 147, 149, 302 और 34 के तहत पंजीकृत हुआ। जनपद कांसीराम नगर के इस गहरे हत्याकांड से प्रदेश भर में भय का माहौल व्याप्त हो गया था और कई महीनों तक घटनास्थल पर पुलिस की छावनी बनी रही तथा सभी अभियुक्त फरार रहे। राज्य पुलिस को सभी की गिरफ्तारी के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद भी भारी दबाव के चलते मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट जिला न्यायालय कांसीराम नगर उत्तर प्रदेश में चलाया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में माना कि अभियुक्त गणों ने अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 व्यक्तियों की नृशंस हत्या की है और यह मामला विरल से विरलतम श्रेणी में आता है, क्योंकि अभियुक्त गणों ने पूरे परिवार को ही सोची समझी साजिश के तहत समाप्त करने का कार्य सामूहिक नरसंहार के रूप में किया और इस प्रकार से ऐसे संबंधों की हत्या करने वाले लोगों को जीवन लेने से में कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए और मृत्युदंड का आदेश अपने फैसले में दिया। फांसी की सजा से बचने के लिए सभी 6 अभियुक्तों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील लगाई और 2 जजों की विशेष खंडपीठ जिसमें जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश के समक्ष मामला सूचीबद्ध हुआ, जिसमें एडवोकेट श्री सिंह ने अभियुक्त गणों का बखूबी पक्ष रखा और सभी अभियुक्तों की फांसी की सजा खत्म करके आजीवन कारावास में 14 अगस्त 2015 को परिवर्तित की गई थी और अब आजीवन कारावास की सजा को भी खत्म करने के लिए अपने वकील डॉक्टर AP सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने अभियुक्त गणों को भारी राहत देते हुए राज्य सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनिए क्या कुछ कहा बातचीत करते हुए डॉक्टर AP सिंह ने, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केहरी सिंह और राकेश की जो SLP थी, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और उसमें उनसे जवाब मांगा है, क्योंकि मामला विरलतम श्रेणी में आता था, क्योंकि उस समय जो ये मुलजिम हैं उन्होंने 13 हत्याकांड किया था। 3 हत्याएं हुई थी अमापुर थाना काशीराम नगर उत्तर प्रदेश में और काफी उस पर राजनीति भी हुई। 13 हत्याकांड होने की वजह से प्रदेश भर में भय का माहौल व्याप्त रहा। कई महीनों तक घटनास्थल पर पुलिस की छावनी बनी रही। सभी अभियुक्त फरार रहे। कई राज्यों की पुलिस गिरफ्तारी को लेकर काफी मशक्कत हुई, फिर गिरफ्तारी हुई। उसके भारी दबाव की वजह से उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी काशीराम नगर में और उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला और उसके आधार पर क्योंकि 3 लोगों की हत्या नृशंस हत्या हुई थी, इसलिए माननीय ट्रायल कोर्ट ने विरल से विरलतम रेयर टू रेयरेस्ट श्रेणी में इसको किया और इन सबको 6 के 6 को फांसी की सजा सामूहिक नरसंहार के रूप में मानते हुए इनको फांसी की सजा दी गई। और उसके बाद माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस फांसी की सजा को चैलेंज किया गया, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष खंडपीठ में, जिसमें जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश जी थे, उसमें उन्होंने मामले में सुना और अभियुक्तों को टिल डेथ मतलब अंतिम सांस तक उम्र कैद में उसको कन्वर्ट किया गया। और उसके बाद आज इस मामले में, क्योंकि हमने उस उम्र कैद की सजा को यहां चैलेंज किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसके आधार पर आज उत्तर प्रदेश सरकार से इसमें जवाब मांगा गया है और हम चाहते हैं कि इसमें उनको जल्दी से जल्दी रिहा हो। विरलतम था, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट था, लेकिन फिर भी मानवता के, मानव मूल्यों के, ह्यूमन राइट्स के आधार पर, उम्र के आधार पर, इन सब आधारों पर, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, 3 हत्याएं हुई, लेकिन इसमें इन सब जवाब की बात पर जेल में रहना, जेल सजा, ये सब चीजें, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी ये ऐसी आशा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमें उसमें जो आज राहत दी, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए और जल्दी ही केहर सिंह और राकेश जो इस केस में मुख्य अभियुक्त के रूप में हैं, उनको न्याय मिल सके और स्पीडी न्याय मिलना भी आवश्यक है। जस्टिस डिले जस्टिस डिनायल भी है और जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड भी है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर हमें आज भी राहत दी है और आगे भी राहत देगा, हम ऐसी आशा करते हैं। गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी आज जंगीपुर विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत 5,42,19,000 के मूल्य लागत से बनी लगभग 9 किलोमीटर लंबे रोड का लोकार्पण करने पहुंचे थे और वहां बहुजन समाज पार्टी के सांसद के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा दिखा। इस मौके पर पत्रकारों ने जब उनसे बात की और मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे पर बुलडोजर को विकास और शांतिदूत वाले बयान पर प्रतिक्रिया ली, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया है। क्या कहेंगे आप कुछ? देखिए, एक तो बम्बई और बम्बई की सड़कों पे हमने भी, आप लोगों ने छापा है कि उनका रोड शो होगा, तो बम्बई है और फिल्म जगत के लिए पहचानी जाती है।
तो वहाँ रोड शो होता रहता है। अब पता नहीं ये रोड शो किस मकसद और किस उद्देश्य से है। जो समाचार आप लोगों ने लिखा है उसमें लिखा है कि वहाँ के उद्यमियों को निमंत्रण देंगे कि वो लोग उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश करें। लगातार कहा जा रहा है, हमारे देश के मालिक कहते हैं, प्रदेश के मालिक कहते हैं कि दुनिया आकर्षित हो रही है भारत की तरफ। अब पता नहीं कहां से हमको ये समझ में नहीं आता कि धरातल पे सच्चाई क्या है। फोर्ड एक कंपनी थी, वो हिंदुस्तान से बुढ़िया बिस्तर लपेट के भागी। भाग जाने वाला इतिहास तो मैं देख रहा हूं, आने वाला कोई हो तो बता दीजिए। उन्होंने कहा है कि पत्रकार वार्ता के दौरान कि बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया उन्होंने। गाजीपुर बुलडोजर का प्रतीक विधानसभा में देले बा। विधानसभा से पहले सबसे बेसी बुलडोजर गाजीपुर चलल। अब विधानसभा में गाजीपुर का जनता बुलडोजर प्रतीक मान के अब जोगी जी का पेट भर दिया। आज लोकसभा जना बता तो ये अगलो बगल में चाहे चंदौली, चाहे सोनभद्र, चाहे भदोही, चाहे मछली शहर और जो बच गई थी सीट बलिया, सलेमपुर, अब इहो सीट बचालन तो बहुत बड़ी बात है। सांसद जी आप बसपा से सांसद हैं, हाँ। लेकिन जनपद में किसी भी कार्यक्रम में जब आप शिरकत करने पहुंचते हैं तो वहां पर अधिकतर समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता मौजूद दिखाई देते। क्या 2024 में आप तख्ता पलट करेंगे पार्टी? आपको दर्द हो रही है, नहीं होनी चाहिए। मैं 2019 का चुनाव गठबंधन के उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था। सपा और बसपा दोनों कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सबने हमको उसमें लड़ाया। सिंबल मेरा बसपा का था। मैं आज भी बसपा के साथ हूँ। अब इसकी चिंता में कई लोग मारे जा रहे हैं, आप भी और बड़े बड़े जिले के नेता भी, कि आखिर ये कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी जनता है और जनता जैसा चाहेगी और जनता की इच्छा होगी तो लड़ूंगा, और नहीं कहेगी कि अब बूढ़ हो गए रिटायर हो जा, केहू और तैयार बा वो लड़िया लड़े खातिर, तो बड़े प्रेम से रिटायर हो जाऊंगा। महोबा से खबर है जहां ग्राम रायपुरा कला में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल कबड्डी मैच में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर बलवान सिंह ने सिक्का उछाल पुरुष कबड्डी मैच का प्रारंभ कराया। कबड्डी में मुजफ्फरनगर और दिल्ली की टीमों ने भाग लिया, जहां दिल्ली की टीम ने मुजफ्फरनगर की टीम को पराजित कर विजय हासिल की। विजेता टीम को 11,000 रुपये और उपविजेता टीम को 7100 रुपये का इनाम दिया गया। वह महिला कबड्डी में बनारस और दिल्ली की टीमों ने भाग लिया, जहां बनारस की टीम ने दिल्ली की टीम को पराजित कर विजय हासिल किया। महिला विजेता टीम को 5100 रुपये और उपविजेता टीम को 3100 रुपये का इनाम दिया गया। इस मौके पर मेला कमेटी अध्यक्ष चंदू सिंह हगार, ग्राम प्रधान उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी, हरि सिंह सुभाष यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रामपुर में शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और आवारा गोवंश को पकड़वाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को सौंपा, जिसे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव कैप्टन उस्मान अली पासा ने कहा, जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार हजारों करोड़ रुपए का बजट को आश्रय स्थल बनाकर बेसहारा गोवंश को पकड़कर संरक्षित करने के लिए खर्च कर रही है, वह जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग इसके प्रति गंभीर नहीं है। जिला पशुपालन अधिकारी का कहना है कि जिले में केवल 17 बेसहारा गोवंश पशु हैं, जबकि पूरे जिले में हजारों बेसहारा पशु से किसानों की फसलों में नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने बेसहारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित रखने की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि पूरे जिले में रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील कर्मियों की मिलीभगत से अवैध प्लॉटिंग का धंधा जोर शोर से चल रहा है। इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। अगर जल्दी ही अवैध प्लॉटिंग बंद नहीं कराई गई तो किसान यूनियन रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के पुतले फूकेगी। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हमने प्रदर्शन करने के बाद में 5 सूत्रीय ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा जी को सौंपा है, जिसमें बेसहारा गोवंश को गो आश्रय स्थल भिजवाने, अवैध प्लाटिंग बंद कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी लगवाने, बीज प्रमाणीकरण संस्था और सीड प्लांटों से किसानों को मुआवजा दिलाने और हरे भरे आम के बागों का अवैध कटान बंद कराने के संबंध में ज्ञापन दिया है। सबसे पहला बिंदु जो है आवारा गोवंश को गो आश्रय स्थल भिजवाने से, उससे जहां एक और सरकार गोवंश को बचाने के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं पैसा खर्च किया है, जो सबसे ज़्यादा बजट किसी भी काम पे अगर खर्च किया गया तो अब जो बेसहारा गोवंश है उसको बचाने के लिए किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी गोवंश को बचाने का कार्य जो सरकार की नीयत है, जिला प्रशासन नहीं होने दे रहा उसको, क्योंकि
हमने जिला पशुपालन अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ज़िले में केवल जो आवारा गोवंश हैं, जो बेसहारा गोवंश जिनको कहा जा सकता है, तो केवल 17 हैं। जबकि आप जाके देखिए पूरे ज़िले के हर गांव में 1-2 गोवंश मिलेंगे, और जाके चमरपुरा, पहाड़ी, लालू नगला, आपका बैंजनी या ये हजरतपुर इलाके में बहुत मतलब एक जगह पर 50-50 जानवर आपको देखने को मिलेंगे। और उनका कोई वो नहीं है। किसानों की फसलों को अगर किसान बेचारे जो इतनी कड़ाके की सर्दी में कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन किसान मजबूरी में जाकर अपने खेत पर इनकी रखवाली कर रहा है। फिर दूसरा मुद्दा जो हो जाता है कि अगर कोई गोवंश को अपने खेत से मतलब भगाता है, कुछ करता है, तो कहीं पे कुछ मतलब जो शरारती तत्व हैं वो कहते हैं कि ये इस तरह के इनका गोवंश की हत्या करने के लिए लेकर जा रहे थे, तो पुलिस में शिकायत कर देते हैं। झूठी शिकायत की वजह से वो उनको बिना वजह किसानों को परेशानी होती है। तो हम चाहते हैं कि जो पशुपालन अधिकारी हैं इन आवारा गोवंशों को पकड़वा कर इनको जो है गो आश्रय स्थल भिजवाएं, क्योंकि जहाँ एक और ये जो गोवंश हैं इनकी भी इतनी सर्दी में ये बाहर नहीं घूमेंगे, छुट्टा नहीं घूमेंगे, और दूसरा किसानों की फसलों का नुकसान नहीं होगा। पूरे ज़िले में अवैध प्लॉटिंग का धंधा धड़ल्ले से। आजमगढ़ में पूर्वांचल जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलकर सकड़ी तहसील मौजा मेहनाजपुर के राजस्व निरीक्षक राम सागर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग किया। घटना यह है कि जिस खेत की बुआई व जुताई होती है तो उसका खसरा मांगने पर उस पर प्रति दर्ज करके दिया गया। उतना दर्ज करने का भी 150 रुपया ले लिया और पूछने पर मेरा खेत को प्रति क्यों लिखा गया। उग्र राजस्व निरीक्षक द्वारा जिलाधिकारी से कहा जाकर बनवा लो, कोई भी खसरा मौका का स्थिति निरीक्षण करके बनाया जाता है या निरीक्षक घर बैठे खसरा बनाता है। इस राजस्व निरीक्षक द्वारा तमाम भूमाफियाओं प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले व्यक्तियों के साथ शरणागत हो चुका है। तमाम सरकारी जमीनों पर जैसे नाला सरकार की 132 लैंड की जमीन है उस पर अवैध कब्जा कर डाला है। उक्त कब्जा धारकों के शरण में आकर मेरे विरुद्ध तमाम साजिश रचा करते हैं, जो एक प्रकार से कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी सारी बातों का वर्णन जिलाधिकारी कार्यालय उपस्थित होकर मेरे द्वारा दिया गया और उक्त राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। मेरा मामला है, मेरी ज़मीन है मेहनाजपुर सगड़ी तहसील के अंतर्गत मौजा मेहनाजपुर, उसके निरीक्षक हैं राम सागर जी। और एक खसरा हम बनवाने गए थे, तो खसरा कम से कम एक हफ्ते में बना के दिए, 150 रुपया भी ले लिए, उस पर प्रति लिख दिए हैं। और मैंने कहा कि आप मौका भी देखे थे, मेरा धान की जो है रुपाई हुई थी उसकी कटी भी है, और बगल में जो पानी सूख गया तो उसमें गेहूँ भी बोया हुआ है, आप जो सही उसको लिख दीजिए। तो मैं वार्ता जब उनसे टेलीफोन से किया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा, आपको जो कुछ करना है आप कर लीजिए, आपका खसरा कलेक्टर साहब बनाएंगे। जिसकी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर लिया था, उसको मैं प्रस्तुत भी कर दिया हूँ जिलाधिकारी महोदय को, पत्र भी दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे उक्त उदंड राजस्व निरीक्षकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो, ताकि आम जनता का काम आराम से साधारण तरीके से हो जाए, लोगों को परेशान न होना पड़े। खबर भदोही जिले के जिला मुख्यालय से है। शुक्रवार को डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई। परेड में एक रूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल की कार्रवाई का निरीक्षण कर उसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रतिसाद निरीक्षण पुलिस लाइन को निर्देशित किया। पीआरबी वाहनों का निरीक्षण कर उपलब्ध समस्त आपातकालीन उपकरणों को चलवाकर चेक किया तथा प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया कि पीआरबी वाहनों व उसके उपकरणों की लगातार चेकिंग करें। पीआरबी कर्मी अपने अपने स्थान पर सतर्क दृष्टि रखते हुए पब्लिक की सुरक्षा और सेवा में समर्पित रहें। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन निरीक्षण के दौरान क्वार्टर गार्ड, जीडी कार्यालय, कैश कार्यालय, शस्त्रागार, बैरक, भोजनालय व परिवहन शाखात को चेक किया। शस्त्रागार प्रभारी को शस्त्रों की साफ सफाई रखने व गार्ड कमांडरों के रजिस्टरों की चेकिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस लाइन ज्ञानपुर व सरपताहा के पुलिस बैरकों व आवासों का निरीक्षण कर संबंधित को मरम्मत और साफ सफाई आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस कर्मियों की फिटनेस बेहतर बनाए हेतु जिम और खेल मैदान को बेहतर बनाया जाएगा। तरैया लाइन में पुलिस परिवार के बच्चों हेतु खेल सुविधाओं के विकास का निर्देश दिया। खबर भदोही जिले के गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाई। इसके साथ ही माघ मेला कल्पवास की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ हो गई। पहले शाही स्नान पर प्रयागराज के साथ भदोही जनपद के विभिन्न गंगा घाटों पर भी बड़ी संख्या में नर नारियों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। प्रयागराज के संगम जनपद में सिमराधनाथ में कल्पवास करने वाले 2
दिन पूर्व ही पहुंचने लगे थे। प्रयागराज न पहुंच पाने वाले लोगों पर रामपुर, गुलौरी, चतुर्मुखी, बिहरोजपुर, तिरवा, भवानीपुर, परजी, जहांगीराबाद आदि घाट पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल से ही लोग गंगा घाट पहुंचने लगे थे। हाड़ कांपने वाली ठंडी पर आस्था भारी पड़ा और समय के साथ भीड़ भी बढ़ती गई। गंगा में डुबकी लगाने व दान धर्म के साथ दर्शन पूजन का क्रम देर तक चलता रहा। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर आजाद समाज पार्टी कामशीराम का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को नामित होते हुए पत्रकारों से बातचीत। पार्टी के जिला अध्यक्ष ए.के. आनंद ने बताया कि हमारे साथियों को जो पीड़ित प्रीतम कुमार एक संक्रमणीय भूमिधर है और पांचूलाल यादव काफी दबंग व प्रभावशाली व आपराधिक व्यक्ति है, उसके ऊपर हत्या जैसे गंभीर मामले विचाराधीन है, जो जेल भी गया है। मौके पर जमानत पर छूटकर घर आया है। मौके पर अपने दबंगई व प्रभाव के बल पर जबरदस्ती संक्रमणीय भूमि को कब्जा कर लिया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी से तमाम लोगों के संज्ञान में पीड़ित द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा अपनी दबंगई के बल पर व संबंधित कर्मचारियों को साजिश व प्रभाव में लेकर जानबूझकर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। हम मांग करते हैं कि मौके पर सक्षम अधिकारीगण को भेजकर मौके की पैमाइश कराई जाए। और क्या कुछ कहा ए.के. आनंद एडवोकेट व जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी ने, सुनिए। अपना परिचय बता दो। जय भीम। मैं ए.के. आनंद, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांचीराम, जनपद आजमगढ़। क्या मामला क्या जब जिलाधिकारी कार्यालय है? हम यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराए हैं कि ये हमारे भाई प्रीतम, जिनके पिताजी से 28 कड़ी का बैनामा किया गया और बैनामा करने के बाद तहसील और तहसील के माध्यम से और उनके अधिकारियों की मिली भगत से उस मालिकान में संपूर्ण चढ़वाया गया और उस संपूर्ण चढ़वाने के बाद जो 28 कड़ी जिन्होंने बैनामा किया था, श्री रामनयन जी ने जो बैनामा किया था, वो संपूर्ण रकबे, जो 14 बिस्से का रकबा है, संपूर्ण रकबे पर उन्होंने कब्जा किया और उसी आधार पे अभी तक कब्जे में है। इन्होंने तहसील के माध्यम से, पांचूलाल यादव जो है अभी भी कब्जे पे है, तहसील के माध्यम से इन्होंने फिर संशोधन करवाया। अधिकारियों ने अपनी गलती को मानने के बाद जो है अभी तक तो ज्ञापन देने आए हैं और डीएम साहब के माध्यम से ये अर्ज करते हैं कि वो अपने संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दें कि जल्द से जल्द इनकी जमीन से कब्जा हटे और इनको कब्जा दिलाया जाए और जल्द से जल्द न्याय। अगर न्याय नहीं होता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में रसोइया महिला काफी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपते हुए पत्रकारों से रूबरू होते हुए अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व संरक्षक सुरेंद्र नाथ गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश की मध्याह्न भोजन योजना में लगभग 4 लाख के गरीब असहाय विधवा रसोइयां कार्यरत हैं, परंतु पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से रसोइयों पर आए दिन शोषण अत्याचार होता रहता है एवं रसोइयों को जीने लायक पारिश्रमिक मानदेय न मिलने के कारण रसोइया व उनका परिवार भूखमरी के कगार पर है। जबकि इस संबंध में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट प्रयागराज के द्वारा सरकार को आदेशित किया गया है कि रसोइयों की दशा सुधारी जाए एवं उनकी नीतियों पर पुनः विचार किया जाए एवं पाले बच्चा न होने पर निकाली गई रसोइयों को बहाल किया जाए, क्योंकि इस योजना में अधिक उम्र की महिलाएं एवं विधवा काफ़ी संख्या में कार्यरत हैं। हम रसोइयों की नियुक्ति छात्र संख्या के आधार पर की जाती है, परंतु जब विद्यालय पर छात्र संख्या कम होती है तो
पूर्व से कार्यरत रसोइयों को विद्यालय से हटा दिया जाता है, जबकि छात्र संख्या कम होने में रसोइयों की कोई गलती नहीं होती है। इसलिए छात्र संख्या अनिवार्यता को शासनादेश से समाप्त किया जाए। ऐसे में रसोइयों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए इन लोगों ने 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने हेतु संबंधित विभाग को आदेश निर्देश देने और शासनादेश जारी करवाने की मांग की है। मामले में सुरेंद्रनाथ गौतम संरक्षक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्रनाथ गौतम है। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का प्रांतीय संरक्षक हूँ। आज किस संबंध में आप लोग धरना प्रदर्शन? आज हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर किए हुए हैं। इसमें हमारी मुख्य मांगे इसमें यह है कि एक हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया है कि रसोइया का न्यूनतम वेतन तय किया जाए, परंतु ये सरकार आज तक इस आदेश का पालन नहीं की। इसी को लेकर के आज धरना पर बैठे हुए हैं कि हमारा जो हाई कोर्ट का आदेश है उस आदेश का पालन करते हुए हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और 2005 से जोड़ करके जो भी हमारा बकाया है वो हमको दिया जाए। ये पहली मांग। दूसरी मांग हमारी यह है कि इसमें पाल्य अनिवार्यता है कि जिसका बच्चा रहेगा वही विद्यालय पर कार्य करेंगी। इसमें अधिक उम्र की महिलाएं कार्य करती हैं, विधवाएं काफी संख्या में कार्य करती हैं। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कब तक बच्चा लाने का काम करेंगी और कहाँ से बच्चा लाने का काम करेंगी। तीसरी ये चीज है कि छात्र संख्या के आधार पर रसोइयों का चयन होता है। जब छात्र संख्या कम हो जाती है तो हम रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। अब उस छात्र संख्या अगर विद्यालय पे कम हो रहा है तो उसमें रसोइयों की क्या गलती है? गलती जिसकी है उसको सजा नहीं दिया जाता है, रसोइयों को उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये छात्र संख्या की अनिवार्यता की वजह से कम होने पर रसोइयों को सजा न दिया जाए, उनको न निकाला जाए। चौथी हम लोगों की मांग है कि ये रसोइयां 11 महीना काम करती हैं, लेकिन 11 महीना काम करती है, इनको मात्र 10 महीने का ही पैसा मिलता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि काम करे व्यक्ति 11 महीना और पैसा मिले उसको 10 महीने का। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हमारे पूरे सत्र का मानदेय दिया जाए। हमारी 5वीं 6वीं मांग यह है कि ये रसोइयां जो है इसमें मिड डे मील बनाने के लिए इनका चयन हुआ है, लेकिन इनसे सफाई कर्मी का काम इनसे करवाया जाता है, माली का काम इनसे करवाया जाता है, स्वीपर का काम इनसे करवाया जाता है, चपरासी का काम इनसे करवाया जाता है, चौकीदार का काम इनसे करवाया जाता है, 4-4, 5-5 कर्मचारियों का काम करवाया जाता है और रसोइया का ही मानदेय इनको नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इनकी नियुक्ति अगर रसोइया पद के लिए हुई है तो सिर्फ इनसे रसोइयों का कार्य लिया जाए और इसके अलावा इनसे कोई दूसरा कार्य न लिया जाए और विद्यालय समय तक इनको बैठा करके न रखा जाए। काम काज करके खाना बना खिला माज धो करके इनकी छुट्टी कर दिया जाए, विद्यालय समय तक बैठा करके न रखा जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, अगर हमारी मांगे